वो बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको समझने की बात है। अब गुल्म का मतलब क्या है कि वात जिसको हम समझते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है। वात के बारे में हमारा एक ऐसा एजम्पशन है कि वात अव्यक्त है, लेकिन ये कहता है कि वात व्यक्त होता है। अब ये एक नया कंसेप्ट है कि व्यक्त कैसे होता है। उसका एक क्रम है व्यक्त होने का, कि कोई चीज़ कब तक पदार्थ है, कब वो ऊर्जा है, कब वो मल है, कब वो पैथोजन है और कब वो जो है वो प्रसाद रूप है। ये बात समझाने के लिए गुल्म लिखा गया है। गुल्म डिजीज बताने के लिए नहीं लिखा गया है। डिजीज तो साइड बाय साइड एक बाई प्रोडक्ट है, तो डिजीज भी पता लग रही है हमें। लेकिन बेसिकली गुल्म इसलिए बताया गया है कि हाउ दिस इनविजिबल वात टेक्स प्लेस एज फिजिकल एंटिटी, कैसे लेता है वात, जो है वो आकार कैसे लेता है। वात हमारे यहाँ इस वायु की बात नहीं है। वात की पहली बात कि वो उस वात से अपनी ऊर्जा लेता है, लेकिन शरीरवात इस वात से भिन्न है। क्यों? कि हमने पहले ही चैप्टर में वात का कुछ गुण लिख दिया है। वो वात के गुण इस वात में नहीं। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोथ विशद खर विपरीत गुणद्रव्य मारुतम संप्रसाम्यति। क्योंकि हमें एक चिकित्सा करना था, मैनेजमेंट करना था, है ना। हमें कोई जियोलॉजिकल या कोई ऐसा एटमॉस्फेयर का कोई स्टडी नहीं करनी है। हमें उसको बॉडी में देखना है, उसकी बायोलॉजी देखनी है। हमें उसको बायोलॉजी देखनी है, उसकी पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई करना है और उसका ट्रीटमेंट भी करना है। ठीक है ना। जिस बात की हम बात कर रहे हैं वो एरोडायनेमिक्स के लिए अलग है ना। वो इस सीजन में रेन कैसे होता है, बरसात कैसे होती है, बादल कैसे घूमते हैं, ये बात अलग है। लेकिन इस शरीर में वात क्या है उसको बताना चाहते हैं वो। ठीक है ना। तो हम क्या है कि वात के बारे में हमारा वही एजम्पशन है कि ये वायु जो घूम रहा है, इस पूरे रूम में वायु है। ये पंखा चल रहा है लेकिन वायु नहीं दिख रहा है, लेकिन वायु स्पर्श हो रहा है। कैसा स्पर्श हो रहा है कि शीत स्पर्श हो रहा है। पंखा नहीं चल रहा है तो हमारा वायु का स्पर्श नहीं हो रहा है। अब चल रहा है तो स्पर्श हो रहा है। तो कैसा स्पर्श है कि शीत स्पर्श है। और ये जो साहित्य है इसका एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जड़ता है, इसमें स्तंभ है। शीतम स्तंभयति। शीत जो है वो स्तंभन करता है। और किसका स्तंभन करता है कि शरीर में जितनी वात मांसपेशियां हैं ये वायु से ही चलती हैं और वायु से ही स्तंभित भी होती हैं। जब वायु का एक गुण है चल, है ना, और एक गुण है शीत। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चल विशद खर। वो चल भी है और शीत भी है। जो शीत है वो स्तंभन करता है और दूसरा जो गुण है वो चल है। तो चल क्या है फिर? तो फिर लिखना पड़ा कि योग वाह परम वायु संयोगार्थ व्यार्थकृत दाहकृत तेजसा युक्त शीतकृत सोम संश्रया। वायु का अपना गुण जो है वो शीत है, लेकिन जैसे ही उसको उष्णता मिलेगी वो उष्ण हो जाएगा। जैसे गर्मी में यही वात चलता है, लू चलता है, वो उष्ण हो जाता है ना। सर्दी में वो बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है ना। और वही वायु 50 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर में गर्म हो जाता है ना। तो वो जो वायु है जो उष्ण है वो चल है, जो शीत है वो स्तंभन करता है। और यही कारण होता है कि शीत काल में ये जो दिल्ली का एटमॉस्फेयर देखते हो आप, है ना। दिल्ली में ये एटमॉस्फेयर इतना कंसोलिडेट, इतना क्या है कि घना हो जाता है कि वो धुआं ऊपर उठता ही नहीं, है ना। और सब लोग मास्क लगाए फिरते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है।
और गर्मी में ये प्रॉब्लम रहती नहीं है ना? क्यों? कि अब शैत्य है तो उसमें वो चलत्व कम है, अब जड़ता है उसमें, स्तंभन है उसमें, वो रोक रहा है, ठीक है ना? अब इसी चीज को ये चरक इसमें कहता है गुल्म, वातलो ही पुरुषो यदा, निदान क्या है कि ये पुरुष निदान स्थान में, गुल्म के निदान स्थान में, यदा ही पुरुषो वातलो सन, मतलब वातिक पुरुष है वो, मतलब वात प्रकृति है, वो वातल है, वात का उसमें प्रिडोमिनेंस है ना? वो वातलम आहारम आहारति, वो ही अगर वातिक आहार का मतलब रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म जल विशद खर गुणों वाले आहार का सेवन करता है, और विशेष रूप से शीत का सेवन करता है, और उसके साथ में क्या है कि चिकित्सा के उपचार भी होते हैं, है ना? तो ऐसे में क्या है कि वो जो रूक्षवात है, पहली बात तो है कि वात का पहला गुण है रूक्ष, दूसरा गुण है शीत। तो वो रूक्ष तो प्रकृति से है, शीत को उसका सेवन किया गया है। अब वो जब रूक्ष और शीत होगा तो अब वो क्या है कि अपना एक फिजिकल एंटिटी में आ रहा है। कैसे आएगा कि वो कठिन हो जाएगा धीरे धीरे, कठिनी भूतम आप्लुत्य है। देखो इसमें एक शब्द लिखा है कठिनी भूतम, तो पिंडितो अवस्थानम करोति, है ना? तो कठिनीभूत कैसे होता है, ये इसकी प्रकृति है। श्री स वायु महास्रोतो अनुप्रविश्य, पहली बात तो ये है कि महास्रोतस जो है उसमें वायु का प्रवेश नहीं होता। सामान्यतः है वायु का प्रवेश जो है उसका हम श्वास उच्छ्वास से लेते हैं और उसका लंग्स में जाती है। वायु का प्रवेश जो है सामान्यतः क्या होता है कि वायु आप कैसे लेते हैं, खाने के साथ लेते हैं क्या? नहीं, लेकिन खाने के साथ में वो वातल आहार जो है उसमें भी वायु है, वो लंग्स में थोड़ी जाएगा, वो तो महास्रोतस में ही जाएगा ना। जो आहार वातल है वो कहाँ जाएगा, वो आमाशय में जाएगा। तो वायु महास्रोतो अनुप्रविश्य का मतलब ये है कि वायु का जो गुणों वाला आहार का सेवन करने से वो महास्रोतस में जाएगा, है ना? फिर रोक्ष्यात, पहले गुण था उसका रूक्ष। अब ये रूक्ष जो है उसकी एक अलग अलग स्टेजेज है, पहले रूक्ष होगा, फिर वो खर होगा, फिर वो परुष होगा, और फिर वो कठिन होगा। जब कठिन होगा तो वो पिंडित हो जाएगा, मतलब वो आकार ले लेगा। अब इस शरीर में जो फ्लूइड्स लगातार फ्लो कर रहे हैं, है ना, वो आकार नहीं ले सकते। पानी का भी आकार नहीं है, वायु का क्यों, पानी का भी आकार नहीं है। पानी का भी आकार वही है जो उसके स्रोतस का आकार है या पात्र का आकार है, वही पानी का आकार है। लेकिन उस पानी का भी आकार तब बन जाएगा जब वो कठिन हो जाएगा, तब वो ठोस हो जाएगा, तब वो सॉलिड हो जाएगा, तब आकार ले लेगा। तो ऐसा ही वायु जो जल नहीं है, लेकिन वो भी अगर रूक्ष खर परुष और कठिन होता हुआ चला जाएगा तो वो आकार ले लेगा। कठिन का मतलब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो वो फ्लो खत्म हो जाएगा उसका। जो वायु इसके विक्षेप का कारण है, जो वायु विसर्ग का कारण है, वायु के काम क्या है, वायु का काम क्या है, विसर्गादान विक्षेप ही सोम सूर्या निलस्तता, विक्षेप काम है उसका। काम ये है कि उसका काम ये है कि थ्रू आउट करना, उसको किसी चीज़ को बाहर निकालना। लेकिन वायु वहाँ बाहर नहीं निकालेगा, वायु वहाँ टिक जाएगा और वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। पिंडित कठिनीभूतम आप्लुत्य, है ना? आप्लुत्य किससे आप्लुत्य, कि जो द्रव धातु है वो ही कठिन होगा, वायु थोड़ी कठिन होगा। वो जो द्रव धातु है वो कठिन हो जाएगा और वो उससे आप्लुत्य, उससे चारों तरफ से कवर होकर के वो एक पिंडित हो जाएगा, आकार ले लेगा, ठीक है ना? और उस आकार लेने की अवस्था को कहते हैं गुल्म।
उसको क्या कहते हैं? गुल्म। गुल्म का मतलब क्या है? अब इसमें ये जो शब्द है गुल्म, ये गुपितानिल मूलत्वात् गूढ़ मूलोदयादपि, सुश्रुत कहता है। और सुश्रुत एक एग्जाम्पल देता है बड़ा छोटा सा, वो गूढ़ मूलम कंदादय तेसाम एवोदयात उत्पत्ति सुश्रुत निदान स्थान 9 में, जिसका मूल जो है वो गुप्त है, गुपित है, ढका हुआ है ना, मूल का पता नहीं। और उसमें एग्जाम्पल दिया है इसने कंद का, आलू। आलू में रूट भी वही है और फ्रूट भी वही है। आलू का रूट पता लगा सकते हो क्या? वो स्वयं ही रूट है और स्वयं ही फ्रूट है। रूट ने ही फ्रूट का आकार ले लिया है, मतलब कारण ही कार्य बन गया है। तो वो गूढ़ मूल होना, यही उसका एक लक्षण है कि गूढ़ मूल का मतलब ये है कि जो मूल है वो इतना डीपर है कि उसका मूल पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है ना। और यही एक प्रॉब्लम है मॉडर्न साइंस की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, कि वो बाकी सब चीज़ों का पता लगा लिया उन्होंने, लेकिन वायु का पता नहीं लगा पा रहे हैं। क्योंकि वो किसी भी मैकेनिक्स में, किसी भी मशीन में एसेसिबल नहीं है। इसलिए जितने पेशेंट हमारे पास आते हैं ना वात रोगों के, और वात रोगों के ही सबसे ज़्यादा पेशेंट होते हैं, वो ही उनके पास में उनका उपाय नहीं है। क्यों? कि वो देखते हैं कि ये इसने यहाँ पर ये सिरा है, ये धमनी है, ये फ्लूइड है, ये ब्लड है, ये लसिका है, ये वसा है, ये मांस है, ये पेशी है, ये नर्व है ना। इन सब को क्या है कि वो एक एक अणु अणु में विभक्त करके देख चुके हैं। लेकिन उसमें क्यों सर्कुलेशन हो रहा है और कब सर्कुलेशन नहीं होता है, ये जो प्रोसेस है ये वायु का, ये पता नहीं लग रहा। हाँ, वो सर्कुलेटरी प्रोसेस क्यों बंद हो गया उसमें, वो सब कुछ सर्कुलेट होता होता कैसे बंद हो गया वो पता नहीं लग रहा है। और कैसे वो आवृत हो गया ये पता नहीं लगता, है ना। इसलिए ये तो हमारी एक तरह से बड़ा भारी मिस्टिक और हमारी स्ट्रेंथ है कि हम वात रोगों को जानते हैं और वात रोगों को जानने के कुछ उपाय लिखे हैं हमारे पास में, ठीक है ना। तो इसको निदान वाले ही जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है कि ये गूढ़ मूल है, गुपित मूल है। अनिल जो है वो गुप्त हो गया है और अब उसने आकार ले लिया है, वो कंद का आकार ले लिया, एक बल्ब बन गया। अब वो ट्यूमर कैसे बना, उस फ्लूइड का ट्यूमर कैसे बना, ये अगर आप आलू को देखेंगे तो पता लग जाएगा। वो एक आलू था, अब कई आलू हो गए उसमें। आपने मूल थोड़ी बोया था वहाँ पर, आलू को ही बोया था ना, है ना। अब उस आलू में तो कोई मूल था ही नहीं, लेकिन अब हमने देखा कि उसी के कई कई कोनों से पत्ते भी निकले और वो उसके बाद में आकार लेते गए, और वो सब ज़मीन में ही, है ना। और कुछ पत्ते बाहर निकल गए और कई गुल्म हो गए वहाँ पर, कई आकार बन गए वहाँ पर। तो किस तरह से नोड्यूल्स बनते हैं, किस तरह से ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, किस तरह से वो अपना बिना जड़ के पृथ्वी से कैसे अपना पोषण लेते हैं, किस तरह से वो डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं, क्या ये उस कंद से आपको पता लग जाएगा। अब एक बात तो है गूढ़ मूल, अब दूसरी बात चरक ने लिखी है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गुल्म के चिकित्सा अध्ययन में, कि छिन्न मूला विदय्यन्ते न पाकम यान्ति तत् न क्षयम। 37 श्लोक है ये, 437 पेज पर, 437 का 30। अब सुश्रुत कहते हैं कि वो गूढ़ मूल है, ये कहते हैं वो छिन्न मूल है ना। अब दूसरा शब्द ध्यान से सुनना आप, छिन्न मूल क्या होता है, कि छिन्न मूला विदय्यन्ते न गुल्मायान्ति चक्षयम। अब
उसने क्या किया कि अपनी बाकी शरीर से अपना कॉलोनी बना लिया एक अलग से। वो जो ट्यूमर बना, उसने क्या किया कि अपना ही एक कॉलोनाइजेशन बना लिया। जैसे इस शहर में क्या है कि बहुत अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, एनक्रोचमेंट है। कैसे बना कि छिन्न मूला, नाउ दे आर डिस्कनेक्टेड विद द बॉडी। अब गुल्म बन गया, उसके बाद में उसका उस बॉडी से कनेक्शन हट गया और उसने क्या किया कि अपना ही एक सप्लाई चेन सिस्टम बना लिया। इसको कहते हैं म्यूटेशन। वो क्या करते हैं कि अब वो मरेगा ही नहीं, अब ये कॉलोनियाँ नहीं हटेगी, क्योंकि वो वोटर भी वही है, अब वो नहीं हटेंगी। छिन्न मूला विदयन्ते न गुल्मा यान्ति चक्षयम। अब वो खत्म नहीं होंगे। तो कैसे ट्यूमर जो है वो कैसे लाइफ उनकी कैसे हो जाती है, क्योंकि उनमें क्या है कि अपना एक सप्लाई सिस्टम है और बाकी सप्लाई सिस्टम से बिल्कुल अलग है। इस पूरी कॉलोनी के बाहर से क्या है कि वेंस जा रही है, कैपिलरीज भी जा रही है, आर्टरी भी जा रही है ना। लेकिन उसके अंदर कोई आर्टरी नहीं है, कोई कैपिलरी नहीं है। अपना वो सिस्टम क्या है कि उस एटमॉस्फेयर से ही वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है डायरेक्ट, है ना। और उसने मरना छोड़ दिया है, वो मर नहीं रहा है। अब उसकी लाइफ जो है वो उस बॉडी की लाइफ या उस सेल की लाइफ पर डिपेंड नहीं करती है। वो सेल तो 3 महीने में मर जाना चाहिए था। अगर वाइट सेल था वो 1 दिन में ही मर जाना चाहिए था, है ना। तो 3 महीने में तो वो सेल खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अब नहीं होगा वो। क्यों? कि वो छिन्न मूल है, दैट इज डिसकनेक्टेड विद द जनरल बॉडी, है ना। अब उसने क्या किया कि अपना एक सप्लाई सिस्टम बना लिया। अब आप उसको नहीं निकालेंगे तो वो तो पैदा करता रहेगा आलू, ठीक है ना। अब सर्जरी एक रास्ता है जिसमें उसको निकाल सकते हैं। और सर्जरी में भी अगर उसने थोड़ा सा छोड़ दिया किसी कारण से, तो वो फिर क्या है कि अपना एक डेवलपमेंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो कैंसर पर बहुत बड़ी रिसर्च है यार। ये बात क्या कर रहा है कि वो छिन्न मूल हो जाएगा और उसके कारण से उसका क्षय नहीं होगा। क्यों? कि क्षय उसका होता है कि जहाँ रक्त छिन्न मूला विदयन्ते तस्य रक्तस्य अभावात रोगपि नास्ति। और पेन भी नहीं है उसमें, उसमें पेन भी नहीं है ना। साइलेंटली पड़ा हुआ है। तस्य रक्त प्रभाव, इसमें लिखा होगा कहीं, हाँ लास्ट लिखा है, इसकी टीका में लिखा है तस्य रक्तस्य अभावात रोगपि नास्ति। पेन कहाँ होगा? कि जहाँ ब्लड सप्लाई होगी वहाँ पेन होगा। रक्तम ही व्यमलताम याति यच्च नास्ति न तास्ति रुक। वहाँ रुझा ही नहीं है, पेन ही नहीं है। क्या पेन क्यों नहीं है? कि ब्लड नहीं है, ब्लड की सप्लाई नहीं है। आपकी प्रॉब्लम तो इस घर में तब आएगी नहीं कि जब आपने क्या है कि पानी का कनेक्शन लिया और वो पानी का कनेक्शन किसी ने काट दिया। आपने तो इसमें कुआं खोद लिया, अपना एक पानी का सिस्टम बना लिया, तो आपको उसकी पानी की सप्लाई की ज़रूरत क्या है? आपने तो बरसात का पानी इकट्ठा करके रख लिया, तो आपको पानी की सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। आपने एक जनरेटर लगा लिया, अब बिजली की सप्लाई की ज़रूरत नहीं है ना। आपने वाईफाई ले लिया, तो अब और कोई कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया। और उसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। ब्लड सप्लाई नहीं है तो ब्लड सप्लाई नहीं है तो पेन नहीं है, क्योंकि जहाँ ब्लड है वहाँ सप्लाई है, वहाँ पेन है। ये बाल कटवाते हो ना आप लोग, तो बाल में पेन नहीं है ना, है। दांत गिरते हैं ना, बिना पेन के गिर जाते हैं, क्योंकि जो नख द्रव मल गुणैर बिना, जहाँ द्रव नहीं है, जहाँ रक्त नहीं है, वहाँ संज्ञा भी नहीं है, वहाँ पेन भी नहीं। ये बात वहाँ आपको वेदना ही नहीं, वेदना अधिष्ठान जो है ये शारीर स्थान में लिखा है, ये बात है ना। ये वेदना अधिष्ठान नहीं है, इसलिए पेन भी नहीं हो रहा है।
वो पहले गूढ़ मूल था, अब वो छिन्न मूल हो गया है। अब इसके बाद में कृतवास्तु परिग्रह। अब एक बात और लिखिए, महावास्तु परिग्रह। ये चरक के चिकित्सा के, हाँ इसी में लिखा है, चरक चिकित्सा में 168 168 60 71। संचितक क्रमशो गुल्म महावास्तु परिग्रह 169 पे, 444 पेज पर। संचितक क्रमशो गुल्मो महावास्तु परिग्रह। अब वो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, SOL है ना। और थर्ड स्टेज है कि उसने क्या किया कि अब बहुत बड़े एरिया को कवर कर लिया है। वो पहले छोटा सा था, नोड्यूल था, अब वो ट्यूमर हो गया है, उसकी साइज ये थी, उसकी साइज ये हो गई है। महावास्तु परिग्रह मतलब भूरी देश व्यापक है। अब वो कई जगह, और फिर उसके मेटास्टेसिस में कई जगह पर उसने क्या है कि बहुत छोटे 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 ट्यूमर्स बना दिए। इसको कहते हैं महावास्तु परिग्रह। भूरी देश, अनेक देशों में ये मेटास्टेटिक्स कैसे हुई कि उसका लिवर में भी हो गया, वो लंग्स में भी हो गया, अब वो कार्डियक रीजन में भी हो गया, अब वो क्या है कि स्टमक में भी हो गया, अब वो कहीं भी हो गया, है ना। भूरी देश व्यापक है, अनेक जगह पर चला गया, है ना। ये उसकी मेटास्टेसिस है। अब कृतमूल, अब देखिए पहले वो गूढ़ मूल था, फिर वो छिन्न मूल हुआ, फिर वो महावास्तु परिग्रह हुआ, अब वो कृतमूल है। कृतमूल का मतलब अब उसने क्या है कि बाकायदा उस पूरे ऑर्गन को ही डैमेज करके अपने उस ऑर्गन की सप्लाई से वो कनेक्शन हो गया। उसने उस ऑर्गन का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था वो ऑर्गन को ख़त्म कर दिया, और उसने अपनी सप्लाई वापस कृतमूल, अब वो मूल वापस हो गया, अब वो जुड़ गया उससे, है ना। अब वो हार्ट की तरह से पल्सेट कर रहा है ना, कृतमूल अब वो पल्सेट कर रहा है। अब वो क्या है कि बाकायदा क्या है कि उसमें सप्लाई सिस्टम वापस, तो फिर क्या हुआ, कूर्म इव उन्नत। कूर्म जानते हैं ना आप, क्रोकोडाइल, टर्टल, है ना, टर्टल की तरह से हार्ड, है ना, हार्ड स्कल वाला, ऊपर से बड़ा हार्ड स्कल वाला है। आप देखो कैंसर के पेशेंट्स में इस तरह की पेशेंट मिलते हैं आपको, है ना। कूर्म इव उन्नत और कृतमूल, पहले अब वो कृतमूल हो गया, अब कृतमूल के बाद में वो बद्धमूल हो गया। ये वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो बद्धमूल, अब कृतमूल है तो न सिद्धति, अब वो ऐसी कंडीशन में आ गया है कि अब वो सिद्ध नहीं होगा, अब वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसकी तो अपनी उसने उस ऑर्गन की सप्लाई को ही अपना सप्लाई बना लिया। वो जो एओर्टा थी वो अब उसमें सप्लाई कर रही है, वो जो पोर्टल वेन थी वो उसको, उसमें जो वेस्टेज है वो पोर्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है इसको किस ढंग से उसने धीरे 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 आपको उस स्टेजेस बताइए। अब एक बात तो ये हुई, अब शुरुआत होती है रस से और लास्ट होता है शुक्र, धातुगत। वो धातुगत कैसे होती है, आपने लिम्फोमा का नाम सुना है, लिम्फोसार्कोमा का नाम सुना है, लिम्फोकार्सिनोमा का नाम सुना है। तो लिम्फ ग्लैंड से शुरू होता है, मतलब रस से शुरू होता है। ये एक बात, बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो छोटी छोटी या तो एक्सिलरी या सर्वाइकल लिम्फ नोड्स से शुरू होती है ये प्रॉब्लम, है ना। और उसके बाद में वो कई दिन तक तो सोचता है कि ये लिम्फ नोड जो है वो सूजा हुआ है। उसके लिए वो हसिमोटोज
थायरोडाइटिस बोलते हैं, कोई ट्यूबरकुलोमा बोलता है, कोई कुछ सोचता है, उसके इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। शुरू में उसकी कोई परवाह करता ही नहीं है। वो शुरू होता है लिम्फेटिक ग्लैंड में किसी न किसी से। लिम्फेटिक ग्लैंड से वो जाता है ब्लड में, तब वो हीमोएंजियोमा होता है। हीमोएंजियोमा से आगे मांस में जाता है, तब वो मायोमा होता है। फिर वो क्या है कि फैट में जाता है, तब वो एडिपोसोमा होता है, लाइपोमा होता है। फिर वो न्यूरोफाइब्रोमा होता है, फिर ओस्टियोमा होता है, और फिर माइलोमा होता है मज्जा में, और फिर स्पेर्मेटोमा होता है ना। मतलब जिस तरह से ज्वर धातुगत होता है, वैसे ही गुल्म भी धातुगत होता है। प्रारंभ उसका लिम्फ से होता है, और अंत जाकर के क्या है कि वो पूरी की पूरी से एपिडिडमाइटिस या स्पर्मेटोमा या वहाँ तक चला जाता है क्या। और जितना डीपर धातु में जाएगा उतना वो असाध्य होता जाएगा, है ना। तो माइलोमा के बाद में तो हम सोचते ही नहीं है कि उसका इलाज हो गया। मज्जा में चला गया तो उसका इलाज होता ही नहीं। इवन ऑस्टियोमा में भी इलाज नहीं होता है। मायोमा तक इलाज होते हैं, लाइपोमा तक इलाज होते हैं, उसके बाद में फिर इलाज होना बंद हो जाता है। क्यों? कि अब उसमें क्या है कि बड़े वाइटल पार्ट्स इन्वॉल्व हो गए। वो ओज के या शुक्र के ज़्यादा नज़दीक धातु हैं, इसलिए वो वाइटल इशू है उनका। इसलिए क्या है कि उनको निकालना भी मुश्किल होता है, उसकी सर्जरी भी नहीं होती। तब हम क्या करते हैं? तब हम अग्निकर्म करते हैं। इसलिए इसने कह दिया शुरू में ही कि तत्र धानवंतरियाणाम अधिकार है। ये चरक यही कह दिया इसने कि तत्र धानवंतरियाणाम अधिकार है। तो कम से कम अब इसमें सर्जिकल कोई भी ट्रीटमेंट करो, या फिर क्षार, अग्नि और सिरावेद करो, ठीक है ना। तो ये जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी है, इसके लिए वही इशारा कर रहा है कि क्षार, अग्निकर्म इत्यादि करने हैं या फिर सर्जरी करनी। हाँ, ये लिखा है 638 पेज पर, 38 पेज पर 44 नंबर। तत्र धान्वंत्रियाणाम अधिकार क्रियाविधौ वैद्यानाम कृत योगानाम व्यध शोधन रोपण, है ना। व्यध शोधन या रोपण। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, एक अंतस्थ और एक बहिस्थ। अंतस्थ होते हैं वृत्तकोण शून्यता अंतस्थे, बहिस्थे पार्श्व निर्गति। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक अंतस्थ और एक बहिस्थ। अंतस्थ का मतलब हृत्क्रोड। हृत्क्रोड का मतलब क्या होता है? हृत का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गन का जो इनर मोस्ट पार्ट है उसमें हो सकते हैं, और फिर उसका पता नहीं चलेगा, लेकिन बहिस्थ पार्श्व निर्गति जो बाहर दिखते हैं उसका पता चल जाता है। तो दो तरह के होते हैं ये, अंतस्थ और बहिस्थ। अंतस्थ होते हैं वो किसी भी ऑर्गन के इनर मोस्ट सर्किल में होते हैं, इसलिए उसका पता नहीं चलता। और बहिस्थ होते हैं वो बाहर से उनका ओपनिंग होती है ना, बाहर ओपनिंग होती है। तो जब बाहर ओपनिंग हो जाएगी तब पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है, और तब तक वो बहुत सारी स्टेजेज पार कर चुका होता है ना। जब तक वो अंदर होता है तब तक वो गुपित मूल है, गूढ़ मूल है। उसके बाद में वो छिन्न मूल होगा, उसके बाद में वो महावास्तु परिग्रह होगा, फिर वो कृतमूल होगा, कूर्म इवोन्नत होगा, फिर वो धातुगत होगा, और फिर वो अंतस्थ और बहिस्थ दो प्रकार का। समझ रहे ना आप? तो इतनी सारी बातें एक गुल्म में कही गई है, और हम गुल्म को क्या मान करके चलते हैं कि इसका क्या इलाज करना है, ये तो गैस है, ठीक हो जाएगा। होता है ना, है ये गैस है, लंप है, उसको क्या है कि हम उदावर्त, विबंध, आनाह, ये सोच करके उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं, और ज़्यादातर लोग करते हैं। ऐसा हम नहीं,
सभी लोग करते हैं, मॉडर्न में भी ऐसा ही होता है। उसको एंटासिड दिए जाते हैं, उसको कोई ना कोई लग्जेटिव दे देते हैं, है ना, और उसको किसी में न किसी तरह का पेन किलर दे देते हैं, या फिर उसको क्या है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो उसको कोई एंटीबायोटिक दे देते हैं, और यही सब तो उसके निदान है। अब इसने निदान में यही बात लिखी थी कि अयथा चिकित्सितम्, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। निदान में यही बात लिखी है। निदान में क्या लिखा है? अस्नेह पूर्वे वा वमन विरेचनम पवति अनुदीर्णाम वा छर्दिम उदीर्यति, है ना, और उदीर्णान वातमूत्र वेगान दुर्नद्धि अतिव्यायाम और विषमा संक्रमण सहितम और अन्यद वा किंचित एवं विधम विषम अतिमात्रम व्यायाम जातम तस्या अपचाराद वातक प्रकोपम आपद्यते। अपचार से होता है, मतलब अपचार और उपचार, मतलब ट्रीटमेंट और नॉन ट्रीटमेंट। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बताने के लिए उसने गुल्म लिखा, और हम गुल्म को इस लेंथ तक, इस विड्थ तक, इस डायमेंशन में समझते नहीं। और अगर इसको समझ जाते, अभी भी मैं आपको बताऊं कि कैंसर के बारे में लोग जो मॉडर्न में ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, या जो ऑन्को फिजिशियन है, वो भी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है, समझे ना आप। और इसको कैसे ठीक करना है, इसके लिए बाकी सारी स्टेजेस का तो ट्रीटमेंट लिखा हुआ ही है। जब वो गूढ़ मूल है तब तक का ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, जब वो छिन्न मूल नहीं कब होता है तब तक का ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, कब वो कृतमूल नहीं होने तक का ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, महावास्तु परिग्रह नहीं होगा तब तक का ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। तो ये सारी स्टेजेस तो ट्रीटेबल है ना भाई, ये प्रिवेंटेबल है ना कम से कम, क्या? तो इस स्टेज तक तो काम करो। अब कितनी बड़ी समस्या है कि पूरी दुनिया ने हाथ खड़े कर रखे हैं कि ये तो पेशेंट भी बेचारा पहले डायग्नोज होते ही बायोप्सी हो गई, ये हो गई, अब तो क्या करना है, ख़त्म, है ना। कुछ सर्जरी भी मना हो जाती है, किसी की सर्जरी होती है तो उसके बाद में क्या हालत होती है, किसी को कीमोथेरेपी होती है तो क्या हालत होती है। तो ये ट्रीटमेंट क्या पर्पज़ क्या है ट्रीटमेंट का? ट्रीटमेंट का ये पर्पज़ है कि उसकी वो स्टेजेस नहीं आए, है ना, वो गूढ़ मूल से कृतमूल तक नहीं जाए, कूर्म एव उन्नत नहीं हो, वो असाध्यता में नहीं जाए, ठीक है ना। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कही है कि ये सारी स्टेजेस निश्चय गुल्म, निश्चय गुल्म में ही एक वर्ड यूज़ किया गया है, निश्चय, सान्निपातिक के लिए। सन्निपात होता है कि तीनों दोष एक साथ सत निपात, मतलब बराबर रूप से वहाँ आ जाए, और इसमें होता है निश्चय। निश्चय का मतलब बूंद बूंद करके बनता है, इसको ईयर्स टुगेदर लग जाते हैं इसको बनने में, ठीक है ना। निश्चय का मतलब ये है कि घड़े में से जैसे पानी एक दिन डालो तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा क्या? वो उस घड़े में पानी तब तक रहेगा जब अगली सीजन आएगी, तब तक पानी रहेगा, थोड़ा 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 एक एक बूंद रिसेगा उसमें से। तो इसी तरह से इस बॉडी में ये जो बीमारी है ये निश्चय होती है। निश्चय का मतलब ये है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप डेवलप होती है। इसीलिए क्या है कि इतना स्लो प्रोग्रेशन है, इसीलिए पता नहीं चलता है। और जिस दिन निश्चय गुल्म हो गया तब आप कहते हैं साध्य, साध्य नहीं है। तो आप किसी लीकेज को, ये दीवार एकदम से गिर जाएगी क्या लीकेज होते ही? नहीं होगा ना, पता ही नहीं चलेगा कि लीकेज कहाँ है कई दिन तक, तो है ना। एक जगह पपड़ी आएगी, फिर उसके बाद में वो जगह पर आप दोबारा पेंट करवा देंगे, फिर कई दिन तक ठीक रहेगा तो आप सोचेंगे ठीक है, फिर दूसरी बार आ जाएगी तब सोचेंगे कि अभी हो गया, या प्रॉब्लम है कुछ, है ना। तीसरी बार सोचेंगे कि यहाँ हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, चलो हो गया।
लेकिन फिर देखेंगे कि ये तो फिर हो रहा है, फिर सोचेंगे कि यार वो वहाँ नहीं था, यहाँ है ना। ये जो निश्चय है वो ऐसा होता है कि जैसे कोई दीवार की सील, है ना। वो धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप होता रहेगा, कभी बंद हो जाएगा छोटा मोटा उपाय करने से, फिर वापस हो जाएगा, है ना। फिर आप क्या करते हैं, पेंट वाले को बुलाते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, वो वाटर प्रूफिंग करवा लेते हैं। फिर थोड़े दिन बाद में हो जाता है, या धूप से हो गया है, बस पपड़ी उतर गई, कोई बात नहीं, दोबारा कर देते, सीमेंट लगा देते। अरे उसमें कोई जो सोर्स है उसका ट्रीटमेंट, उसको ढूंढो ना। तो इसको कहते हैं निश्चय, समझे ना आप। इसलिए इसमें एक वर्ड यूज किया गया है निश्चय को। ये बात है गुल्म के संदर्भ में। अब मैं एक और चैप्टर, ऐसा ही चैप्टर है जो कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है, और कहते हैं कि इंडिया जो है वो कैपिटल है किसका, डायबिटीज़ का, प्रमेय। और इसको भी कोई समझ नहीं रहा है ना। उसको भी कोई समझ नहीं रहा है। किसका इलाज कर रहे हैं, शुगर का इलाज कर रहे हैं, है ना। और इसमें तो बहुत सारी औषधियाँ ऐसी है जिसमें गुड़ के साथ में, मधु के साथ में देने की बताइए। तो शुगर का इलाज करना होता तो ये पागल था कि जो गुड़ दे रहा है यार। अच्छा, हम भी क्या है कि वही सिस्टम लेकर के चल रहे हैं कि हम भी जितने हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन है, फार्माकोलॉजी हमने भी पढ़ ली है थोड़ी बहुत, तो हम भी करेला और जामुन और पता नहीं चिरायता और कुटकी और सब कुछ हम भी समझ गए कि हम भी वही कर रहे हैं, है ना। जबकि इसमें तिक्त औषधियों का प्रयोग ही नहीं है, इसमें कषाय का प्रयोग है। क्यों? कि वहाँ प्रॉब्लम क्लेद की है, शुगर की नहीं है। प्रॉब्लम है क्लेद की। देखो आप प्रमेय की संप्राप्ति देखो। त्रयाणाम येषां निदानादि विशेषाणाम सन्निपाते क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते। पहली बात तो ये है कि प्राग अति भूयस्त्वात्, श्लेष्मा का कभी क्षिप्र प्रकोप नहीं हो सकता। श्लेष्मा बड़ा मंद धातु है ना। लेकिन क्षिप्र प्रयोग प्रकोप कब होगा, कि प्राग अति और भूयस्त्वात्। प्राग का मतलब ए लॉन्ग हिस्ट्री इज बिफोर दैट, उसमें बहुत काल से चल रहा है ये। क्या? ये निदान। आशा सुखम स्वप्न सुखम ददीनी ग्राम्योदका नो प्रसापयांसी, एक दिन होने से नहीं होगा, ये लॉन्ग टाइम है। प्राग, प्राग का मतलब हिस्ट्री में है। अति और एक्सेसिव यूज है इन सब का। यूज तो आप सभी कर रहे हैं, लेकिन अति मतलब एक्सेसिव यूज है, और भूयस्त्वाद और रिपीटेडली एक्सेसिव है। भूयस्त्वाद का मतलब बार बार है ऐसा कि आप उसको लॉन्ग हिस्ट्री में एक्सेसिव यूज और रिपीटेडली एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। तो तीन कंडीशन है इसकी, प्राग, अति और भूयस्त्वाद, तब होता है ये। और ये हुआ है कब, कि इससे पहले हमारे पूर्वज जो हैं वो ज़्यादा मीठा खाते थे, है ना। लेकिन वो स्वप्न सुख और नहीं करते थे, खूब मेहनत करते थे, खूब पचाते थे, है ना। तो या तो निदान मत करो या फिर उसको कंज्यूम करो। तो कंजप्शन होता था, एनर्जी है वो। शुगर जो है वो एनर्जी है, वो एनर्जी देती है। और उनको हल चलाना होता था तो मीठा खाते थे, चूरमा खाते थे, लड्डू खाते थे और खूब हल चलाते थे, हलवा खाते थे और हल चलाते थे, क्योंकि एनर्जी मिलती थी। फिर जब थक जाते थे तो फिर मीठा खाते थे, फिर थक जाते थे फिर काम करते थे, एनर्जी मिलती थी, फिर काम करते थे, फिर थक जाते फिर खा लेते थे, है ना। और कितना कि आप 10 लोग खाते हो उतना अकेला आदमी खाता था, खाते थे ना। क्या? तो तब नहीं था ना।
तो अब प्राग अति भूयस्त्वात् का मतलब क्या है कि वो जनरेशन उसने खाया, लेकिन उस जनरेशन ने अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन किया, लेकिन नाउ यू आर द प्रोजेनी ऑफ दैट जनरेशन। आपकी खाने पीने की आदतें तो वही है, लेकिन बाकी काम खत्म हो गए, है ना। बाकी आपको ना हल चलाना, ना कोई पानी लाना, ना कोई बुहार उठाना, कुछ नहीं करना, है ना। सब कुछ बटन पर है। तो अब ये प्राग, प्राग का मतलब ये है कि हिस्ट्री थी हमारी। इंडिया में क्यों हो रहा है कि हिस्ट्री थी, और अति एक्सेसिव यूज़ की हिस्ट्री थी, और रिपीटेडली उनके यहाँ जब भी कोई शादी ब्याह होते थे तो वो सब्ज़ी लेते ही नहीं थे, मिठाई खाते थे। लेकिन उस टाइम नहीं थी ये प्रॉब्लम, अब है। क्यों कि अब वो आश्या सुखम स्वप्न सुखम और ग्राम्योदकानुपर सापयांशी, है ना, ये भी हो गया है। और नवान्न पानम गुड़ वैकृतम, इतनी विकृति, गुड़ नहीं है, गुड़ कारण नहीं है, गुड़ की विकृतियां कारण है ना। मिठाई कारण नहीं है, मीठा कारण नहीं है इसमें। कारण ये है कि उसकी कितनी वैरायटीज आपने बना रखी है, कितनी वैरायटीज बना रखी हैं, कितनी मिठाइयाँ। आप कभी सोचते हो कि इतनी मिठाइयाँ कभी होती थी क्या हिंदुस्तान में? आजकल तो एलएमबी में जाके देखना कितनी तरह की मिठाइयाँ जो है, वो आप नाम नहीं सुने होंगे कईयों का। वो रावत मिष्ठान भंडार पे देखना, वहाँ पर और नए नए नाम हैं। तो वो क्या है कि गुड़ वैकृतम है। और पयांसी और दधीनी, ये तो आपने सोचा ही नहीं, ये दोनों बहुवचन में है। ग्राम्योदकानुपरसः पयांसी और दधीनी, मतलब किसका दही, कैसा दही, है ना। वो काम, वो प्रमेय का हेतु नहीं है। लेकिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द, जो दही खाने लायक है या दही नहीं खाने लायक है, वो मंदक है कि मस्तु है कि क्या है, वो महिष है कि अज है कि आविक है ना। तो दधीनी का मतलब ये है कि मल्टीपल, ये जो योगर्ट आता है ना, ये गाय का दही नहीं है। वो गाय का दही होता तो गाय का दही जमता, उससे आप दही जमा के देखना, वो दही नहीं जमता। उसमें जितने भी के प्रकार के दूध है उन सब का दही बना करके वो देते, तो वो है दधीनी। और जितने प्रकार के दूध हैं वो है पयांश। तो दूध नहीं है, पयांशी है, जिसमें क्या है कि ये कंसिडरेशन नहीं है कि आपको कौन सा दूध कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए। हाँ, तो अब इसमें एक बात है कि आगे जाकर के ये शरीर क्लेद संसर्गम, है ना, और शरीर क्लेदम पुनर्दूषयन। तो वो जो शरीर में जो क्लेद नाम की चीज़ है, ये क्लेद क्या है? एक शब्द है क्लोम, एक शब्द है क्लम, और एक शब्द है श्रम, एक शब्द है स्वेद, है ना। और क्लेद से क्लीनता होती है, और क्लीनता से क्लम होता है। ये धातु मानसिक क्लांते, क्लांत, और श्रम से श्रांत होता है, श्रम से स्वेद से श्रम होता है, क्लेद से क्लम होता है। और ये क्लेद और क्लम, इनका जो स्थान है, जो मूल आशय है, वो क्लोम है। समझे ना आप? ये जो क्लेद है ये शरीर में उदक है, रस है, रक्त है, रस रक्त है ना। और शरीर में द्रव धातु है, सारे के सारे धातु द्रव है, ठीक है ना। लेकिन क्लेद नाम का कोई धातु नहीं है, ठीक है ना। सब धातु है ना, सब द्रव है, लेकिन क्लेद नाम का कोई धातु नहीं है शरीर में। ये क्लेद क्या है? जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, अगली धातु में परिवर्तित ही नहीं हो रहा है,
एक शब्द आम आपने सुना है ना, तो आम भी वही चीज़ है, लेकिन आम आमाशय से जो प्रक्रिया होती है वो आमाशय पूर्वक होती है, उसको आम कहते हैं। इसी तरह का वो है, अन्न के रस से आम होता है, और यहाँ जल से क्लेद होता है। ये जल का आम है। ये क्या है कि उदक व स्रोतसा मूलम तालु मूलम क्लोमम च। उदक जो है उससे, उसका मूल स्थान है क्लोम, है ना, और उसको कौन काम में लेता है? अग्नि, है ना। तो वो जो क्लोम है वही आपका आग्नेयाशय है। वो जो अग्नि है वही उस पानी को काम में लेती है। आप दाल में कितनी दाल बनाते हैं उतना ही पानी डालते हैं ना। कम पानी डालेंगे तो दाल बन जाएगी, ज़्यादा पानी डालेंगे तो कैसी बन जाएगी? तो वो दाल के हिसाब से पानी डालते हैं। आप आटा जब गूंथते हैं तो सोच समझ करके पानी डालते हैं या उसका हलवाई बना लेते हैं? क्या करते हैं? पानी डालते हैं ना। कितना पानी डालते हैं? जो अग्नि के संस्कार से पक जाए इतना पानी डालते हैं। आटे को अगर बाटी बनानी है तो अलग पानी की मात्रा है, रोटी बनानी है तो अलग पानी की मात्रा है ना, और हलवा बनाना है तो पानी की मात्रा अलग है, ठीक है ना। और अगर आपको उसका पोहा बनाना है तो अलग मात्रा है ना। मात्रा अलग अलग है ना, क्योंकि आपको वो पानी अग्नि संस्कार के लिए बनाना है। आप आटे को सेक करके रोटी नहीं बना सकते, उसमें पानी में गूंद करके रोटी बना सकते हैं। हलवे को भी सेक करके, आटे को सेक करके हलवा भी नहीं बना सकते, है ना। बाटी भी नहीं बना सकते। तो पानी तो ज़रूरी है ना। लेकिन कितना पानी? तो प्रॉब्लम यहाँ पर उदक की है। तो अन्न से आम की परिकल्पना पर तो आपने बहुत सोच लिया, तो जल से आम की परिकल्पना पर नहीं सोचा गया। पहली बात तो ये है ना। अगर पानी शरीर में ज़्यादा होगा तो वो कीचड़ बनाएगा कि नहीं यार? हैं? आप आटे में पानी डाल दोगे तो उसकी कभी रोटी बन सकती है क्या? बन ही नहीं सकती उसकी रोटी। उसका क्या करना पड़ेगा? आपको फेंकना ही पड़ेगा उसको, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसमें अग्नि का संस्कार ही नहीं होगा। अग्नि संस्कार तब होगा कि जब उसका हर एक मॉलिक्यूल जितना एब्जॉर्ब पानी कर सकता है उतना पानी मिल जाए, और जितना पानी इवोपरेट होता है, जितना पकने पर इवोपरेट होना चाहिए उतना हो जाए। ऐसा थोड़ी है कि पानी बिल्कुल निकाल दोगे आप, हाँ, उसमें पानी रहेगा, रोटी में भी रहेगा। कितना रहेगा? जितना रहना चाहिए, जितना उस मॉलिक्यूल को बाइंडिंग के लिए, रोटी जैसे शेप में रखने के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी रहेगा उसमें। तो शरीर में जल की मात्रा का निर्धारण जो है वो कौन करता है? वो अग्नि करती है, समझे ना। और वो अग्नि का स्थान क्या है? कि क्लोम है। अग्नि का स्थान क्या है? क्लोम है। उदक व स्रोतस का मूल जो है वो क्लोम है। वो क्लोम क्या है? अग्नि, अग्न्याशय है ना। देखिए, आप ताज्जुब की बात यह है कि एक शरीर में पार्थिवाग्नि है, वायु अग्नि है, वो पंचभूताग्नियाँ है ना आपके शरीर में, पंचभूताग्नियाँ है ना। तो पार्थिव अग्नि की बात तो आपने देखा कि पृथ्वी में से भूकंप और ये ज्वालामुखी आते हैं, वो पार्थिव अग्नि आपने देखी है। ये शिलाजीत तिलाजीत बह करके आते हैं। पृथ्वी की अग्नि देखी है आपने, वायु की अग्नि देखी होगी आपने, तड़ित फड़ित चलते हैं। आकाश की अग्नि देखी है, उसमें चलते हैं, है ना, बिजली बरसती है। पानी की अग्नि भी देखी है आपने कि पानी से तो बिजली बनते हुए देखते हैं आप, है ना। पानी में तो बहुत एनर्जी है। लेकिन अग्नि की अग्नि क्या है? आग्नेय अग्नि क्या है? ये सोचा कभी आपने? हाँ, पार्थिव अग्नि, जलीय अग्नि, आकाशीय अग्नि, है ना, वायवीय अग्नि, ये तो ठीक है। लेकिन अग्नि की अग्नि क्या होती है? आग्नेय अग्नि क्या होती है? अग्नि तो आग्नेय ही थी, और सब में ही है अग्नि।
और अग्नि में आग्नेय अग्नि 5 प्रकार की है ना अग्नियाँ, पंचभूत अग्नियाँ है ना, 4 तो नहीं है ना, 5 है ना, हैं? तो आप अपने टीचर को पूछना कभी कि आग्नेय अग्नि क्या होती है, आग्नेय अग्नि क्या होती है। ठीक है, ये जो आग्नेय अग्नि है यही जल का नियामक है, ये कंट्रोलर है, ये मॉनिटरिंग सिस्टम है ना। और आग्नेय अग्नि, अग्नि तो सब जगह है, लेकिन फिर भी एक अग्नि का आशय है। पार्थिव अग्नि के लिए तो कोई आशय नहीं बताया आपने, हैं? और आकाशीय अग्नि के लिए भी कोई आशय नहीं बताया आपने, और आकाशीय अग्नि के लिए भी नहीं है, वायवीय अग्नि के लिए भी नहीं है। तो फिर अग्नि के लिए ही अग्नि स्थान बताया। अग्नि स्थान मन्नस्य ग्रहणात् गृहिणी मता, एक स्थान है गृहिणी, अग्नि स्थान मन्नस्य है ना, ग्रहणात् गृहिणी मता, अग्नि स्थान गृहिणी। फिर अग्नि से वो जो बेसिकली वो गृहिणी का वही पार्ट वही अग्न्यास है, आपने कभी देखा होगा, वही अग्न्यास है, वो अग्नि का स्थान है। इसलिए पैतृक गृहिणी भी होती है, जहाँ गृहिणी है, जहाँ गृहिणी में पित्त की तो प्रॉब्लम है, अग्नि की तो प्रॉब्लम है ना। सो अग्नि बला दुष्टा है ना, आमम एव विमुंचति। तो पित्त गृहिणी क्या हुई फिर, उसमें तो अग्नि है, तो उसमें क्या लिखा है कि जलम तप्तमेवानलम, है ना। पित्त है लेकिन पित्त में द्रवत्व है, और अगर वो अतिरिक्त द्रवत्व है तो वो अग्नि का नाश करने वाला है ना। गर्म पानी भी अगर आग पे डालोगे तो अग्नि खत्म हो जाएगी, है ना। तो तप्तमेवानलम, है ना। आप्लावयद हंति जलम तप्तमेवानलम, 15वें अध्याय में पढ़ लो एक बार, थोड़ा आलस मत किया करो। 65 श्लोक 518 पेज पर। अग्निम आप्लावयद हंति जलम तप्तमेवानलम। अग्नि को ये जल गर्म जल है, लेकिन वो क्या है कि नष्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये बात हुई गृहिणी की, लेकिन यहाँ पर वो अग्नि शब्द नहीं है, वहाँ श्लेष्मा है, वहाँ श्लेष्मा है। तो श्लेष्मा तो स्वाभाविक रूप से द्रव है। श्लेष्मा जब बहुद्रव है, बहुद्रव, excessive fluids which are not consumable, they create the clay। वो क्या करते हैं, अबद्ध मेद, अबद्ध रक्त, अबद्ध रस, केवल अबद्ध मेद नहीं है, वो धातुओं को अबद्ध कर देते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज, अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज, है ना। मतलब जो सेल्यूलर है, जो सेल के अंदर है वो जल है, वो काम का है, और सेल के बाहर है तो वो लिम्फ के रूप में होना चाहिए। और अगर वो जल है या क्लेद के रूप में है तो वो एक्सेसिव है, वो आम है, वो क्लेद है, ठीक है ना। तो इस प्रमेय का सबसे बड़ा कारण यह है कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड इन एक्सेसिव क्वांटिटी, वो है, समझे ना। जो उस सेल को न्यूट्रिशन देने की बजाय उसमें क्या है कि मल पहुंचा रहा। तो जो एक्स्ट्रा सेल्युलर शुगर है वही डायबिटीज है, जो इंट्रा सेल्युलर है वो एनर्जी है। आपके शरीर के अंदर जो खाना पड़ा हुआ है वो क्या है कि क्या नाम से रस बनाएगा, और बाहर पड़ा पड़ा खाना क्या करेगा, आपके शरीर के बाहर पड़ा हुआ है, मतलब टेबल पर पड़ा है 2 दिन से पड़ा हुआ, वो क्या करेगा, वो सड़ जाएगा। और आपके शरीर के अंदर तो पिछले साल किसी की शादी में गए थे, वो लड्डू भी है, बच गए होंगे वो, लेकिन यहाँ पर लड्डू भी पड़ा होगा तो सड़ जाएगा,
बाहर। तो जो बाहर है वो जो नॉन बायोलॉजिकल वो पार्ट है, वो इस बॉडी में भी ऐसा ही है। बॉडी का मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी में जो सेल है वो बॉडी है, जो सेल के बाहर है वो बॉडी नहीं है, वो सेल का एटमॉस्फेयर है। तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स हैं वो प्रॉब्लम है, उसका वो नाम है उसका क्लेद। और वो अगर एक्सेस है तो वो उस सेल को काम ही नहीं करने देंगे, वो उस टिश्यू को डैमेज करेंगे। यहाँ इस घर के चारों तरफ पानी है या घड़े में पानी है, जो घड़े में पानी है वो आपके पीने के काम का है, लेकिन चारों तरफ पानी है, घर यहाँ भी पानी है, तो वो क्या करेगा, वो इस घर को डैमेज करेगा ना, क्या डैमेज करेगा ना। तो कभी भी ये नहीं सोचा गया कि जल के भी आम स्वरूप हो सकता है, अन्न का स्वरूप आम हो सकता है, तो जल का आम स्वरूप जो है वो क्लेद होता है। सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ नहीं, इससे पहले है। इम्पॉर्टेंट बात ये कहता है इस केवल प्रमेय के अधिकार में, हालांकि वो बहुत जनरल बात कहता है ना, लेकिन प्रमेय के अधिकार में कहता है, प्रमेय निदान में कहता है, तो ये बात प्रमेय पर तो पूरी तरह से लागू है। क्या कि ये खलु निदान दोष दूष्य विशेषेभ्यो विकार विघात भावा भाव प्रतिविशेषा भवन्ति, यदा ही एते त्रयो, जब ये तीनों परस्परम निदानादि विशेषः परस्परम नानुबद्धन्ति अथवा काल प्रकाशात अलबलीयांशो अथवा अनुबंधन्ति न तदा विकाराभिनिवृत्ति। शरीर में विकार हो ही नहीं सकता, रोग हो ही नहीं सकता। कब कि जब निदान दोष दूष्य जो रोग के पैथोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, है ना, पैथोलॉजी के जो घटक हैं, वो विकार विघात कर भावों को जीत लेते हैं तो रोग होता है। मतलब डिफेंस मैकेनिज्म जब फेल हो जाता है तो रोग होते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि विकार विघात भावा भाव प्रतिविशेषा भवन, निदान और दोष और दूष्य के प्रतिविशेष मतलब विरुद्ध एक पूरी की पूरी फौज लड़ रही है बॉडी में, वो है, उसको कहते हैं विकार विघात कर भाव। विकार रोग, विघात मतलब उनको डिस्ट्रैक्ट करने वाले, ठीक है ना। तो बॉडी में एक मैकेनिज्म है, एक शील्ड है, एक प्रोटेक्शन है कि डिजीज के करने वाले जितने घटक हैं उनके विरोधी, उनको रोग को रोकने वाले घटक भी हैं। जब वो उनका अनुबंध हो जाएगा, वो फौज उस दुश्मन के साथ मिल जाएगी तो रोग होंगे, और अगर वो लड़ती रहेगी तो रोग नहीं होंगे, या चिरकाल में होंगे, जब वो फौज मर जाएगी तब होंगे, है ना, या फिर थोड़े से होंगे, वो थोड़ा बहुत नुकसान करेगी, लेकिन वो शुरू में ही उसके साथ मिल जाएंगे तो रोग हो जाएंगे। तो ये बात प्रमेय के अधिकार में क्यों कही इसने, प्रमेय में क्यों कही ये बात, कि प्रमेय में इसलिए कही कि इस बॉडी में विकार विघात कर भाव 4 हैं। ये प्रमेय में ही बताया है इसने, 4 विकार विघात कर भाव हैं। क्या, पहला लसिका, दूसरा वसा, तीसरा मज्जा और चौथा ओज। ये 4 वातिक प्रमेय हैं। वातिक प्रमेय के 4 भेद, कफज प्रमेय के भेद उनके गुणों के आधार पर है, पैतिक प्रमेय के उनके वर्ण के आधार पर है, उनकी केमिस्ट्री, वो उनकी फिजिक्स है, कफ की फिजिक्स है, वो बिगड़ गई तो कफज प्रमेय होगा, कफ पित्त की केमिस्ट्री बिगड़ गई तो पैतिक प्रमेय होगा। लेकिन वात के भेद जो है वो बड़े आश्चर्यजनक हैं, वो वात से कहीं मिलते ही नहीं,
वात लीडर है, वात सेनापति है। उसकी सेना क्या है? ये लसिका, वसा, मज्जा और ओज। समझे ना? वात जो है वो रोगों से लड़ सकता है यदि उसका जो सेना है उसमें, आप मॉडर्न फिजियोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो बॉडी में जो फैगोसाइट्स है या जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका सबसे बड़ा लेफ्टिनेंट क्या है? लिम्फोसाइट्स, है ना? आप पढ़ते हैं ना? ल्यूकोसाइट्स है लेकिन उसमें भी लिम्फोसाइट्स, उसमें भी टी सेल्स, ठीक है ना? और उसमें बी सेल्स जो है वो भी इम्यूनिटी के लिए। लिम्फोसाइट्स जो है उसमें 75% टी सेल्स होते हैं। तो वो जो 75% टी सेल्स है वो क्या है कि क्या नाम से फेगोसाइट्स बनाते हैं। मतलब वो उस मैकेनिज्म में जो पैथोजन है उसको खाते हैं, ठीक है ना? तो लसिका जो है वो वहाँ पड़ा है ना आपने, और बॉडी में फैट भी पड़ा है ना आपने, हाँ? 40% ऑफ अवर फूड इज मेड ऑफ फैट्स। 40%। एवरेज एडल्ट जो है वो अपने फूड का 40% जो है वो फैट्स लेता है, वसा लेता है। बात लिखी है गई, मैं आज यही देख रहा था। हम डेली फैट्स लेते हैं, और फैट्स हैव हाई कैलोरी वैल्यू। 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी, मतलब एक तरह से हम बल्क फूड नहीं खा सकते। तो हम बड़ा कंडेंस्ड, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कैलोरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ऐसा फूड लेते हैं तो फैट है, जिसमें मात्रा कम है और एनर्जी ज़्यादा है। तो 90 ग्राम में कितनी होगी? 9 इंटू 9, 90 इंटू 9, 1000, करीब करीब 1000, लगभग 1000 किलो कैलोरी डेली हमारी यूजुअल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ना? और इसके लिए हम फैट लेते हैं। अब यही तो प्रॉब्लम हो गई कि वो फैट ही ख़राब हो गया। हमारे खाने में बाकी सब ठीक है, लेकिन फैट हमने या तो लेना छोड़ दिया, या जो ले रहे हैं वो एडिल्ट्रेटेड है, वो फैट है ही नहीं, है ना? बच्चे भी मलाई हटा करके दूध पीते हैं, और बूढ़े आदमी को तो घी मना ही हो जाता है। 40 साल के बाद में घी बना, ठीक है ना? औरतें पहले प्रसूति काल में 10-10 किलो, 15-15 किलो घी खा जाती थी, अब वो घी के आसपास भी नहीं आती। सब्जी में, दाल में, सब में घी डाल करके लेते थे, चूरमा रोज खाते थे, वो भी बंद हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि जो वंडरफुल सोर्स था हमारा कैलोरी एनर्जी का, तो वो ख़त्म हो गया। ये बात चरक लिखता है कि वसा में होता है, वातिक में। ये वसा में क्यों होता है? कि हमारा फैट की क्वालिटी कमज़ोर है, या फैट का कंजप्शन ही कमज़ोर है ना? और ख़ास तौर से जिसको डायबिटीज़ हो गया उसको तो बिल्कुल ही मना है। तो यार ये कारण है। तो दूसरा, अब ये फैट क्या करता है? ये मांस स्नेह वसा। वसा क्या है? मांस नहीं है, मांस का स्नेह है। और मसल को इजी और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हर एक मसल के फाइबर पर एक फैट की लेयर होती है ना? जिससे क्या है कि एनर्जी कंजप्शन कम हो जाता है। आप गाड़ी में मोबिल डालते हैं तेल के बाद, क्यों डालते हैं? कि उसका फ्रिक्शन कम हो जाए, स्मूथ फंक्शनिंग हो जाए, इंजन की, पिस्टन की जो गति है वो स्मूथ हो जाए, है ना? डालते हैं ना? तो वो चीज़ जो है वो आपकी इस मैकेनिज्म को स्मूथ रखती है, फैट, है ना? अगर वो ख़त्म हो गई तो इस मैकेनिज्म में वील टीयर बढ़ जाएगी। आप मोबिल मत डाल रहे हैं एक बार स्कूटर में, गाड़ी में,
तेल मत डालना, इंजन ऑयल मत डालना। कितने दिन तक चलती है गाड़ी देख लेना, ठीक है ना। डालते हैं ना हम, क्यों डालते हैं? इसीलिए डालते हैं। तो ये चरक जो है वो क्यों, इसको पता कैसे लग गया ये बात का कि ये फैट जो है उसका लॉस हो जाएगा, तो ये मैकेनिज्म, जो विकार विघात कर भाव हैं, जो रोगों को रोकने वाले भाव हैं, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और तीसरा है मज्जा। मज्जा क्या करता है? मज्जे में जैसा फैट जो है वो हर एक फाइबर पर फैट की लाइनिंग है, उसी तरह से हर एक नर्व, चाहे वो मोटर है चाहे वो सेंसरी नर्व है, वो क्या है कि इंसुलेटेड रहती है मज्जा से। उस नर्व की जो कवरिंग है वो मज्जा है। और इसलिए क्या है कि वो अपने ओरिजिन से चलती है और टारगेट तक कवर्ड। ये बिजली का तार जो है, ये अगर नंगा हो जाए तो ये बिजली पहुंच सकती है क्या? ये इंसुलेशन हट जाए इसका तो दीवार में तो करंट आ जाएगा, लेकिन बल्ब में नहीं आएगा। हो जाएगा ना। और शॉर्ट सर्किटिंग और हो जाएगी ना। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है वो है मज्जा। वो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो इंसुलेटेड है, आइसोलेटेड है, और वो उसी फंक्शन को काम में लेता है। अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई तो ये मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शन, इसीलिए डायबिटीज़ में बहुत जल्दी मोटर फंक्शन और सेंसरी सिस्टम फेल हो जाता है, न्यूरोपैथीज हो जाती होती है ना। देखा है ना आपने, हैं? अब वो कहते हैं कि करपात दाह, इसमें न्यूरल्जिक पेन, है ना, आंखों से दिखना बंद, क्या है ना। और अब तो हाथ भी नहीं उठता है, अब तो मेरे हाथ में भी प्रॉब्लम हो रही है ना। अब तो सोचने समझने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि मज्जे में जितनी एमएनडीज हैं, ये मोटर न्यूरॉन डिजीज, ये सब एमएनडीज हैं, ये मज्जे में है। अब लास्ट है ओज में। और हर एक ब्लड सेल, पूरे शरीर के धातु, वो ओज का ही वहन करते हैं। ये धातु से शरीर नहीं चलता है। ये बात लिखी है यहाँ 30वें अध्याय में। येन ओजसा वर्तयन्ति प्रणीता सर्वदेही न यदृते सर्वभूतानां जीवितम न। 185 पेज पर। येन ओजसा वर्तयन्ति प्रणीता सर्वदेही, न्यूट्रिशन है ना, या इम्यूनिटी, उसका सबसे बड़ा जो कस्टोडियन है वो ओज है ना। अगर वो ओज है तो लाइफ है, अगर नहीं है तो लाइफ नहीं। यश्च नासास तो नासोस्ति, जिसका अगर नाश हो गया तो शरीर का नाश हो जाएगा, है ना। तो ये वो सबसे इम्पोर्टेंट कस्टोडियन है जो पूरे शरीर में, ये हृदय से उस पूरे शरीर को जोड़ता है। ये लिखा है 6-7 श्लोक में। यदि तद स्पर्श विज्ञानम धारियत हृदय तत् संस्कृतम तत्परस्य ओजस स्थानम तत्र चैतन्य संग्रह। हृदय जो है वो चैतन्य का संग्रह है, मतलब क्यूमुलेटिव कॉन्शियसनेस है पूरी बॉडी की। आपके बाल कोई टच कर रहा है, इसकी सूचना भी हृदय में जाती है कि वो गुड टच है या बैड टच है, तुरंत हृदय पहचानता है। आपको कहीं कोई चींटी काटती है तो बिना देखे आप अपनी पीठ से चींटी उठा लेते हैं, क्यों? कि तत्र चैतन्य संग्रह। उस हृदय में जो है वो पूरी बॉडी की कॉन्शियसनेस, लेकिन उसका जो मीडियम है, उसका जो कैरियर है उस कॉन्शियसनेस का, वो तत्परस्य ओजस स्थान, वो परस्य पर ओज है, उसका जो कैरियर है वो ओज है। हार्ट से ब्लड जाता है, ये बात ठीक है,
फिजियोलॉजिकली वो बहुत है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, लेकिन कॉन्शियसनेस का, इसीलिए इसने क्या लिखा 24वें अध्याय में भी, इसी सूत्रस्थान के 24वें अध्याय, युनक्ति प्राणिनाम प्राणशोणितम अनुवर्तते अनुवर्तते। देखिए, ये शरीर में जो प्राणियों का 124 पेज 4th श्लोक, इस शरीर में इस पूरे शरीर को लाइफ से जोड़ता कौन है? ब्लड। इसीलिए सुश्रुत कहता है रक्तम जीवयति स्थिति, रक्त में जीवन है। तो जीवन ओज में है और वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पूरे सेल तक जाता है ना, और उसका केंद्र हृदय है, वहां से शुरू होता है वहीं पर वापिस आता है, ठीक है ना। तो ये जो ओज है, तत्परस्य ओजस्थानम तत्र चैतन्य संग्रह, ये हृदय में है। और उस ओज का तो थोड़ी सी मात्रा है, लेकिन ब्लड की 5 लीटर मात्रा है, वो उसमें मिल करके जाता है। इसलिए क्या है कि युनक्ति प्राणिनाम प्राण शोणितम वर्तते, इसीलिए सुश्रुत कहता है कि रक्त में जीवन है ना। ये एक फ्लोटिंग लाइफ है, लाइफ फ्लोट कर रही है, समझे ना। आप स्लाइड बनाते हैं ना, स्लाइड में आप देखते हैं ना कि क्या नाम से कुछ सेल्स जो है वो अगर आप सुखाए नहीं और वैसे ही देखें तो सेल चल रहे हैं, ब्लड है जब तक सेल चल रहे हैं, लाइफ है उनमें, है ना। आप उनकी बिल्कुल वह कर रहते हैं तो भी उसका शेप है, उसमें न्यूट्रोफिल, उसमें न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को अगर आप और स्टडी करेंगे तो उसमें आरएनए डीएनए तक है, उसमें क्रोमोसोम तक है। तो लाइफ तो वहाँ से शुरू होती है, और उसके लाइफ के लास्ट जो एटम है वहाँ तक ओज है। तो वो सबसे बड़ा कस्टोडियन है इसका इम्यूनिटी का। और ओज, क्षय, विस्तृंस और व्यापद और मधुमेह, ये एक ही रोग में बताए, एक ही चैप्टर में बताए हैं, वो है 17th चैप्टर सूत्र स्थान का, है ना। ये एक ही चैप्टर में बताए हैं कि इस ओज क्षय से वो मधुमेह होगा, लिखा है ना वहां पर, ओजो में ओज क्षय से मधुमेह होगा। और ओज के क्षय के 3 स्टेजेस हैं, उसका क्षय होगा, विस्तृंस होगा, व्यापद होगा, है ना। और उसके गुण भी वहां पर लिखे हुए हैं, है ना। तो वो जो ओज है वो मधुमेह का कारक है, समझे ना आप। अब इसमें शुगर कहाँ है, मुझे तो ये समझ में नहीं आया यार। जिसको मैनेज कर रहे हैं आप लोग भी, हम लोग भी, इसमें शुगर कहाँ है यार, जिसको मैनेज किया जा रहा है। एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट द हाइपोग्लाइसेमिक। तो शुगर की तो बात ही नहीं है, बात है लसिका की, वसा की, मज्जा की और ओज की, बात है क्लेद की, बात है उस एक्सेसिवनेस की, बात है उन विकृति विकार विघात कर भाव की, है ना। और बात है उसके पयांशी और दधीनी की, और बात है उसकी विकृतियों की, बात है उसकी क्लेद की, और क्लेद का स्थान है क्लोम। इसलिए क्या है कि ये बात इनको पता लग गई कि क्लोम अग्न्या से होता है, उसके बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन बनाते हैं, और इंसुलिन दे दो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अग्नि की जगह अग्नि दे दो और काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं, कर रहा है ना। तो काम करने का सिद्धांत वही है। आप गृहिणी में इंसुलिन क्यों नहीं देते हो? गृहिणी में भी वही प्रॉब्लम है, गृहिणी में भी वही प्रॉब्लम है। तो गृहिणी में इंसुलिन काम करेगा? उल्टा जो इंसुलिन लेते हैं उनकी गृहिणी तो और कमज़ोर हो जाती है, आपने देखा होगा। क्यों क्यों कमज़ोर हो जाती है? क्योंकि उसको बनाया ही गया है केवल हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। वो इंसुलिन पूरा इंसुलिन नहीं, ह्यूमन इंसुलिन नहीं है वो केवल एंटी ग्लाइसेमिक एजेंट है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये तो सारा कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया किसी को भी, और हमें भी नहीं आया समझ में।
और ये जो कंसेप्ट है, ये कोई मैं अपनी बात थोड़ी कह रहा हूँ, इसमें एक एक शब्द को आप पढ़ोगे तो आप खुद समझ जाओगे। अपनी तरफ से तो मैंने एक शब्द भी नहीं कहा इसमें, तो है, आप समझ जाओगे ना। और उस प्रमेय की जो चिकित्सा बताई है, उसमें ज़्यादातर योगों में क्या है कि गुड़ की प्रयोग है, उसमें तो कहीं मना ही नहीं है गुड़ का। सुश्रुत ने हर एक प्रमेय के लिए अलग अलग क्वाथ बताए हैं, उसमें कम से कम 18 क्वाथ बताए हैं उसने, 20 की जगह 18 में गुड़ है। तो वो पागल है क्या, क्या है, क्या करते हैं, मतलब कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो बात गुड़ की या शुगर की नहीं है, बात उन कस्टोडियंस की है जो इस डिफेंस मैकेनिज्म को बनाते हैं, और उनको अगर आप ठीक रखो तो ये प्रमेय ठीक, और हम यही करते हैं। अब ये तो शुरुआत हुई, उसके बाद में हमने बसंत कुसुमाकर देना शुरू किया, कुछ बहुत सारे थीसिस हुई बसंत कुसुमाकर, है ना, प्रमेय में, और फेमस हो गया बसंत कुसुमाकर देते, है ना। तो वो बात सही है फिर भी कि वहाँ पर हम उस कस्टोडियन को ठीक कर रहे हैं, लेकिन सब तो बसंत कुसुमाकर की ज़रूरत नहीं है ना सबको। किसी को तो लसिका की ट्रीटमेंट, लिम्फेटिक चैनल को ठीक करना है, किसी को फैट मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है, किसी को मज्जा को ठीक करना है, किसी को उसको ठीक करना है, ठीक है ना। तो हमने कभी डायग्नोज आपके इंस्टीट्यूट में कम से कम 100 200 400 पेशेंट तो रोज़ डायबिटीज़ के आते ही होंगे। आपके पास एक क्लिनिक भी है शायद डायबिटीज़ का, मौलिक सिद्धांत में चलता था पहले, वही है क्या अभी भी है ना। तो उसमें आते हैं ना, किसी का डायग्नोसिस आपने लसिका में, वसा में, या मज्जे में है, या नील में है, काल में है, माननिष्ठ में करते हुए देखा है क्या आपने। सब DM1 और DM2 पर चल रहा है ना मामला, है। डायग्नोसिस क्या लिखा है वहाँ पर पता नहीं मुझे, प्रमेय लिखा है। तो प्रमेय कौन सा प्रमेय है। अच्छा, जो ट्रीटमेंट दिया है वो हाइपोग्लाइसीमी की है ना, यही तो है ना। तो फिर उसका कंसिडरेशन तो हुआ ही नहीं कि लस्सी का वसा क्या होती है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो निदान स्थान है ना, ये केवल आप जो अभी प्रचलित जो नॉलेज है ना, जो साइंस से इमिटेटेड है एक तरह से मॉडर्न से, उसके उसी डायमेंशन में सोचने लग गए, है ना। और वो बड़ा इनएडिकेट और इनऑथेंटिकेटेड है, सही बता रहा हूँ मैं। और उसका वो चलेगा ही नहीं, ये हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है। हमारे पास तो वही पेशेंट आते हैं जो हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन के इंसुलिन के 100 यूनिट जो रोज ले रहे हैं, 38 यूनिट तक ले रहे हैं एक टाइम में। फिर भी क्या है कि उसका शुगर 300 400 पहुंच रहा है। आज सुबह ही आया था ना वो पेशेंट, कभी तो 28 लेता है, कभी 38 लेता है। फिर ह्यूमन इंसुलिन लगता है, 4 बार इंसुलिन लेते हैं, फिर भी मैनेज नहीं हो रहा। तो अब बताइए कि सिस्टम अगर वो काम कर रहा होता तो काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहा है ना वो काम। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें इस पे सोचना पड़ेगा, और जो सोचेगा, जो इस पर काम करेगा, जो और अच्छे ढंग से इस पर काम सोचेगा, वो आगे जाएगा। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा इन बिटवीन द लाइंस भी सोचना चाहिए। और ये बात इसमें सब जो लिखी हुई है वही बात बता रहा हूँ, हम कम से कम उसको तो पढ़ें। हम उसको ऐसे इग्नोर करते हैं कि अच्छा इसमें है, वो तो परीक्षा में लिखना है, बाकी जो प्रैक्टिस करना है वो तो वही नॉलेज है जो हमारे काम आएगा, है ना। परीक्षा में ज़रूर आशा सुगम स्वप्न सुगम दीनी आपको एक बार रट के बताना पड़ेगा, और उस पर वाह 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 नंबर दे देंगे, ठीक है ना।
लेकिन उसका भी कोई मीनिंग नहीं, और आपने उसको प्रैक्टिस में तो लाया ही नहीं, और आगे कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपके पास दिमाग में पहले से है DM1 और 2। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़े मिस्ट्री है। ये पूरी साइंस का आगे जाने आने वाला जो साइंस है ना, वो आज की बात है। आगे ये साइंस, इस साइंस के आगे ही है, ठीक है ना। इसका बहुत छोटा सा वो ये है कि अग्न्या से ये पता लग गया, और इंसुलिन पता लग गया, बस क्लोम पता लग गया, और उस पर काम चल रहा है। लेकिन ये काम पूरा नहीं है। ये जो क्लेद बनता क्यों है, कितना क्यों बनता है, क्या हो रहा है ना। सविसर्पण शरीर क्लेदाभ्याम संसर्गम गच्छति। और शरीर के क्लेद के ये 4 प्राकृत धातु हैं या उपधातु हैं। ये प्राकृत क्लेद है। लसिका, वसा, मज्जा और ये प्राकृत क्लेद है। और ये जो क्लेद है ये विकृत क्लेद है, ये आम है ना। ये अपधात्वग्नि और आग्नेय अग्नि, इनकी कमी है, ठीक है ना। और इस अपधात्वग्नि को और आग्नेय अग्नि को आप मैनेज कर लेंगे तो ठीक है। और इसके लिए क्या है कि इन्होंने बहुत तरह के जल लिखे। प्रमेय पहला चैप्टर है, जिसमें क्या है कि इतने तरह के सिद्ध जल का उपयोग किया कि इसको आप क्या इंसुलिन दे रहे हो। आप रोज़ क्या है कि इंसुलिन कितना दोगे, 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। आप 24 आवर्स पानी बदल दो, और हम कर रहे हैं, ठीक है, वो कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के मेरे को ये बात शास्त्र में तो आप जितना जानते हो उतना ही मैंने, लेकिन प्रैक्टिस में ये बात समझ में आती है। आप जिस दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि इसको ऐसे समझना चाहिए, ठीक है ना।